गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है उसमें जो लोगों का सदन है, जो आम जनता का सदन है, उसके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। आज हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है। क्यों ये पद जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, इस बात के बारे में जानेंगे। संविधान में इस पद को क्या कार्य दिए गए हैं, कौन से अधिकार दिए गए हैं, किस तरह से फंक्शनिंग होती है, संसद में क्या भूमिका निभाता है, लोकसभा में अध्यक्ष स्पीकर जो है वो क्या रोल प्ले करता है, इन सारी बातों को जानेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं आम चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से लोकसभा के गठन के बाद में स्पीकर यानी अध्यक्ष का पद जो है वो अस्तित्व में आता है, किस तरह से अध्यक्ष को चुना जाता है, किस तरह निर्वाचन होता है और कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन लागू होती हैं। क्योंकि अभी आम चुनाव हुए हैं, अभी 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तो आगामी जितने भी एग्जाम हैं साल भर तक के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो अभी यूपीएससी, स्टेट पीएससी के जो एग्जाम हुए हैं आपने देखा होगा, उनमें किस तरह से चुनावों से संबंधित, लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, धन विधेयक से संबंधित। तो आखिर लोकसभा अध्यक्ष कितनी बड़ी भूमिका निभाता है सदन के अंदर, और सदन भी कौन सा, जो आम जनता का सदन है उसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट पद है ये। और क्योंकि अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाने वाला है, तो कौन आखिर निर्धारित करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनका आज सबका आंसर आज हम जानेंगे। और क्वेश्चन पुट करते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्या लैंग्वेज पूछ ली जाती है, क्या आर्टिकल के थ्रू पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को। सबसे पहले हम जानते हैं हमारी संसद सर्वोच्च संस्था है, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था हमारा पार्लियामेंट, हमारी संसद है। संसद के अंदर 2 सदन और राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है, हमारी संसद बनती है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिख दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं संसद के एक हाउस की, एक सदन की, लोकसभा की। लोकसभा के बारे में आज हम, उसके भी अध्यक्ष के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। संसद के प्रत्येक ही सदन को, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों को पीठासीन अधिकारी होते हैं। दोनों सदनों के अंदर लोकसभा में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा में हम सभापति और उपसभापति कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? सबसे पहली बात कि ठीक है, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, अब उसको चुनते कैसे हैं, उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो क्या हमारे संविधान में कोई प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 93 जो बात करता है कि जैसे ही इलेक्शन होते हैं यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल, सदन को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो कहां लिखा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा? आर्टिकल 93 कहता है कि सदस्यों को अपने में से ही, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो खुद में से ही, अपने में से ही चुनते हैं अपने अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, अलग से नहीं आते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के बाद प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य है, यानी प्राइमरी जो वर्क है उनमें से एक काम क्या है? अध्यक्ष को चुनना है। और इसी तरह की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है कि जैसे ही लोकसभा गठित होती है प्राथमिक कार्यों में शामिल है तो अध्यक्ष का चुनाव, बिल्कुल ये प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा उपाध्यक्ष को चुनना, ये भी प्राथमिक कार्यों में से एक है, क्योंकि लिखा गया है ना आर्टिकल में, अनुच्छेद में, यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल। तो वैसे ही तुरंत आप चुन लीजिए अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और कहां से चुनना है? लोकसभा के सदस्यों को अपने में से ही चुनना है। तारीख कौन निर्धारित करता है कि जिस दिन वोट डलेंगे, जिस दिन अध्यक्ष को चुना जाएगा, वो दिन तय कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट चल रही है यहाँ पे। राष्ट्रपति डेट डिसाइड करते हैं किसके? अध्यक्ष के चुनाव की। और उपाध्यक्ष को किस दिन चुना जाना है ये निर्धारित करते हैं अध्यक्ष, यानी स्पीकर निर्धारित करता है। अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट, ध्यान रखना है, कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। हमारे संविधान में कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि बार बार लैंग्वेज हम क्या बोल रहे हैं कि लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सदस्य अपने में से ही। और सदस्य कैसे पहुंचे? लोगों ने चुन करके भेजा है, यानी लोकसभा के सदस्य जो चुन करके पहुंचे हैं लोकसभा में, वो अपने में से ही अध्यक्ष को चुनेंगे। यानी ये बात आपको
लैंग्वेज में क्लियर हो जानी चाहिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर सेंटेंस दिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या फिर वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है, जो लोकसभा में लोगों के द्वारा चुनकर भेजा गया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो गई है, ये स्टेटमेंट सही है कि संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः देखिए और अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। सामान्यतः क्या होता है, अब जहां पे सामान्यतः लगा रहे हैं हम, इसका मतलब ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा गया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जब कभी हम बात करते हैं संसद की, जब कभी हम बात करते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, हमारे चुनाव की, बहुत सारी प्रोसेस की, तो हम क्या कहते हैं आम तौर पे, यानी वो चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते ना तो कहीं रूल बुक में है ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, लेकिन हमने उनको अपना लिया है। तो आम तौर पे सामान्यतः जहां कहीं लगे हुए मिलते हैं आपको, इसका मतलब संविधान में उसको लिखा नहीं गया है। तो सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि अध्यक्ष पद के लिए उस व्यक्ति को चुना जाता है, उस व्यक्ति को, उस सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको संविधान की और हमारे देश के कानूनों की अच्छी समझ हो, उस व्यक्ति को बनाया जाता है, उसको वरीयता दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसको कम समझ है हमारे देश के कानून की हमारी, तो तब भी उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बस कंडीशन एक क्या ध्यान रखनी है, वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोगों ने उसे चुन करके भेजा जाना चाहिए। क्योंकि लोकसभा के जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे वो अब बंद हो चुके हैं, एंग्लो इंडियंस, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे और आपको ध्यान भी होगी ये बात, है ना। यानी अब जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में वो सभी क्या जा रहे हैं, चुन करके पहुंचे हैं। इस 18वीं लोकसभा के अंदर सब लोग चुन करके पहुंचे हैं। सामान्यतः और चुना किसने, आपने और हमने वोट डालकर। सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को, अब यहाँ पे फिर से सामान्यतः, इसका मतलब संविधान में ये लिखा नहीं गया है कि अध्यक्ष जो है वो जो सरकार बनाई है, जिस पार्टी ने, जिस दल ने सरकार बनाई है उसी दल का होगा क्या, ऐसा लिखा नहीं गया है। इसका मतलब विपक्षी दल का व्यक्ति भी सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। भाई विपक्षी दल, जो मुख्य विपक्षी दल, उसके लिए क्या कंडीशन है कि हमारी जो 543 सीट है, अब देखिए इस बात को तो आप समझ रहे हैं ना, 552 सीट थी जिसके अंदर 2 सीट थी वो एंग्लो इंडियन के लिए थी, अब वो हट चुकी हैं, अब 550 हैं। और क्योंकि हमारे पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है तो 7 सीट और हटा दीजिए। टोटल कितनी सीटें अभी हमारे पास, 543 सीट हमारे पास हैं। और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा सीटों का मेंशन किया गया है कि कहां से कितनी सीट हैं। इस बात को हम लोकसभा की जो प्रॉपर क्लास लोकसभा पे ही डिपेंड करेगी, लोकसभा की जो क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहां पे हम क्या समझ रहे हैं कि भी मुख्य विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो ये जो 543 सदस्य चुन करके आए हैं ना, इसका 1/10 सीट जिसके पास रहती है, यानी 1/10 कितना होगा, 54.3। अब जब व्यक्तियों की बात आती है, सदस्यों की बात आती है, तो कोई सदस्य 1/3 तो नहीं हो सकता है भाई, वो तो अपनी फुल बॉडी के साथ में एक ही मेंबर के रूप में काउंट होगा। तो जब डिजिट पॉइंटों में आए तो हम क्या करते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। तो जिसके पास 55 सदस्य हैं, जिस पार्टी के पास 55 सदस्य चुनाव जीत करके पहुंचे हैं, वो बन सकता है मुख्य विपक्षी दल। अब मुख्य विपक्षी दल, यहां पे हम क्या समझना चाह रहे हैं कि क्या सत्ताधारी दल का ही व्यक्ति हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष बनता है क्या, तो संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है। लेकिन सामान्यतः आमतौर पे हमें हमेशा से क्या देखने को मिलता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसने सरकार बनाई है, वही पार्टी, वही दल अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, है ना, और वो सबको स्वीकार्य भी होता है। तो इस बार का जो मुद्दा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हुआ है, आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात पे चर्चा चल रही थी कि हमारा उपाध्यक्ष होना चाहिए, हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर। तो सामान्यतः क्या होता है, सत्ताधारी दल जिसने गवर्नमेंट बनाई है, उसी दल का नेता, उसी पार्टी का जो सदस्य चुन करके आए, उसको अध्यक्ष बना लेते हैं। यह प्रक्रिया एक परंपरा के रूप में विकसित हुई है। ध्यान देना है, संविधान में या रूल बुक में लिखा नहीं गया है, परंपरा के रूप में विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल जो है, यानी रूलिंग पार्टी जो है, वो सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल परामर्श के बाद अपने उम्मीदवार को नामित कर देते हैं, अपने उम्मीदवार को, अपने कैंडिडेट को बता देते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है। सामान्यतः सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है और ये एक परंपरा के रूप में, ये बात ध्यान रखनी है। एक बार उम्मीदवार का जब निर्णय हो जाता है कि ये एक्स पर्सन जो है ये हमारा उम्मीदवार है, किसने बताया है, रूलिंग पार्टी ने बताया है। एक बार उम्मीदवार का निर्णय हो जाने के बाद उसके नाम का प्रस्ताव जो है वो आमतौर पे प्रधानमंत्री या फिर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा उसका नाम का प्रस्ताव किया जाता है।
अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से हो जाता है। वोटिंग हो जाती है और जो नाम प्रस्तावित किया गया था सबकी सहमति बना ली जाती है और फिर वही व्यक्ति क्या बन जाता है, वही सांसद, वही संसद का सदस्य, संसद का, लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, हम लोकसभा को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान रखना है ये बात। अब जानते हैं कि अध्यक्ष तो चुन लिया, कैसे चुना? राष्ट्रपति ने डेट डिसाइड की, संसद के जो चुन करके गए हुए सदस्य हैं, यानी लोकसभा में जो चुन करके सदस्य पहुंचे हैं, वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को, एक सदस्य को अपना अध्यक्ष बनाते हैं। आमतौर पे परंपरा के रूप में ये मान लिया गया है कि सत्ताधारी जो दल है वही अपने में से एक को सदस्य का नाम बताएगा, प्रस्ताव लेकर आएगा और फिर उसको हम बना लेंगे अपना अध्यक्ष। इस अध्यक्ष का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं, एक कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे कि अध्यक्ष का कार्यकाल होता है जब तक लोकसभा चल रही है। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर। कारण क्या है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद भी अपना पद नहीं छोड़ता है, अपना पद रिक्त नहीं करता है, अपनी सीट वैकेंट नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कहाँ तक है? अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा, इस बात पे गौर करना, अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, यानी चुनाव हो जाने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, नई लोकसभा बन चुकी है, उसकी जब पहली बैठक होनी है उसके ठीक पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। इस बात पे आपको गौर भी करना है, स्टार भी लगाना है और स्पेशली ध्यान में रखना है। कहीं आप इस बात पे टिक कराओ लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कि हाँ लोकसभा विघटित हुई तो लोकसभा के साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष भी चला गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष वापस निर्वाचित हो सकता है क्या? जैसे 17वीं लोकसभा में ओम बिरला जो थे वो स्पीकर थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या 18वीं लोकसभा में फिर से वही व्यक्ति बन सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष कितनी भी बार कोई व्यक्ति बन सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टर्म डिसाइड नहीं की गई है कि 2 बार ही बन सकते हैं या 3 बार ही। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है वो पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं। जब लोकसभा भंग होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, कैसे हो सकती है? या तो टेन्योर पूरा हो जाने के बाद तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। कब से कब तक होता है? पहली बैठक से लगाकर 5 वर्ष तक। आम चुनाव होते हैं, 5 साल तक हमारी लोकसभा का कार्यकाल चलता है। लेकिन ऐसा चांस भी तो बन सकता है, ये संभावना भी तो बनती है कि अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं है, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में मान लीजिए कि लोकसभा समय से पहले 5 वर्षों से पहले डिसॉल्व हो जाए। और क्योंकि ऐसा हमारे पास्ट में, जब हम हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जब हम लोकसभा का अपना इतिहास पढ़ते हैं 1947 या यूं कह लीजिए पहले आम चुनाव के बाद 1952 से लेकर अब तक 2024 तक, जब हम लोकसभा के कार्यकाल को देखते हैं कि कितनी बार लोकसभा गठित हुई, तो 18वीं बार लोकसभा का गठन हुआ है। इसका मतलब इन ईयर्स को जोड़ोगे तो 5 साल तक तो हर एक लोकसभा ने अपना काम नहीं किया है। इसका मतलब हमारी लोकसभा डिसॉल्व हुई है, लोकसभा भंग हुई है, बिल्कुल हुई है। तो यहाँ पे जब लोकसभा भंग होती है, यानी हो सकती है पहले डिसॉल्व हो जाए, अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है। यही बात वो इंपॉर्टेंट है कि अध्यक्ष अपना, जो स्पीकर है वो अपना पद तुरंत खाली नहीं करता, वो अपने पद पर नवनिर्वाचित जो नई लोकसभा बनने वाली है आम चुनाव के बाद, वहां की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पे बना रहता है। सारी की सारी जो वर्ड्स हैं, पूरा सेंटेंस जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह की लैंग्वेज दे करके आपको उलझाया जाता है। और आपको लग सकता है ना, अगर आप सिर्फ कॉमन सेंस से काम में लेंगे तो आपको लग सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 साल, है ना। जैसे ही लोकसभा भंग हुई या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, अध्यक्ष का भी खत्म हो गया, कभी नहीं होता है। ठीक है, अध्यक्ष अपना क्या रोल प्ले करता है? टेन्योर हमने देख लिया, कैसे निर्वाचन होता है ये देख लिया। अब देखते हैं कि आखिर क्या रोल प्ले करता है, क्या भूमिका है, क्या कार्य करता है अध्यक्ष, कैसी पावर, शक्ति क्या है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्योंकि पावर तो ऐसी है कि अभी हम जानेंगे कि जिस तरह से मत देने का अधिकार, एक विशेषाधिकार दिया गया है, जिसके चलते गवर्नमेंट गिर गई थी एक बार। ठीक है, जानेंगे। देखिए, अध्यक्ष नियम और विधि के अनुसार सदन को संचालित करता है, यानी नियमों को, रूल्स को फॉलो करवाता है सदन के अंदर, सदन में कार्यवाही करवाता है। यह अध्यक्ष का कौन सा काम है? ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है ये अध्यक्ष का, कि वो लोकसभा में पूरी तरह से नियमों का, विधि का पालन करवाए। अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है? अगर हम बात करें लोकसभा की, तो सदन के भीतर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अध्यक्ष जो है यानी स्पीकर जो है वो सदन के अंदर
हम बात क्या कर रहे हैं वो ध्यान देना, कहीं आप केवल सेंटेंस पढ़ ले जाओ और इस सदन के अंदर यानी हाउस के अंदर की बात हो रही है, लोकसभा के अंदर की बात हो रही है ना। लोकसभा के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, लोकसभा की प्रक्रिया को और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का और जो पिछली लोकसभा ने उदाहरण पेश किए हैं उनका ठीक से एक्सरसाइज करवाता है और इसका अंतिम व्याख्याकार होता है, ये बात ध्यान देनी है। और लेकिन अंतिम व्याख्याकार कहाँ होता है? सदन के अंदर। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, सदन के अंदर की हम बात कर रहे हैं और अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान क्यों रखा गया है? कौन बुलवाता है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति बुलवाते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा आपस में किसी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बना पा रहे हो तो उस विरोध को खत्म करने के लिए, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक, एक ज्वाइंट सिटिंग जो है वो अरेंज करते हैं, वो बैठाते हैं। तो ऐसे में बात आती है, प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। यानी राज्यसभा के सभापति, उपसभापति सबको हटा करके राष्ट्रपति भी नहीं करते, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जब कभी संयुक्त बैठक बैठाई जाएगी, कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए बुलवाई जाती है और कौन बुलवाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलवाई जाती है। अभी हम जानेंगे कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट हो या ये पद रिक्त हो तब इस ज्वाइंट सीटिंग की, तब इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इस बात को भी जानेंगे। जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इवन प्रोटम स्पीकर को लेकर भी, वो सारे आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। अध्यक्ष जो है वो सदन को स्थगित कर सकता है, क्योंकि देखिए सदन को चलाने का नियम और कानूनों विधि के अनुसार चलाने का जब जिम्मा, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष की है तो सदन को स्थगित करने का काम भी कौन करता है? अध्यक्ष करता है। या सदन की अगर कुल संख्या, जिसको हम गणपूर्ति, जिसको हम कोरम कहते हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ है, अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर आप खुद से भी देंगे, है ना, क्योंकि बहुत बार पॉलिटी को पढ़ते समय, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय हम बहुत बार एक बहुत ब्रॉड डायमेंशन में बात कर ले जाते हैं। तो बहुत बार हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं गणपूर्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे गणपूर्ति किसे कहते हैं? सदन की कुल, अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी है, अब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष जो है वो सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का अगर 10वां हिस्सा, आपके लिए तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया, इसी को गणपूर्ति कोरम कहते हैं। अगर कोरम पूरा नहीं हुआ है, अगर सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में फिर कार्यवाही कैसे होगी? संसद का ये लोकसभा सदन कैसे आगे बढ़ेगा? सदन कैसे चल सकता है? क्योंकि सब लोग एब्सेंट चल रहे हैं। तो इतने लोग तो 10वां हिस्सा तो कम से कम 55 व्यक्ति तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए ना लोकसभा में, तभी तो लोकसभा का संचालन बढ़ेगा, तभी तो वो अपना काम कर पाएगी। जब सदस्य ही मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे में अध्यक्ष क्या करता है? जैसे ऐसा नहीं होता, बहुत बार आप क्लासरूम में जाते हैं ना, जैसे होली, दीपावली या कोई ऐसा ऑस्पिशियस डे या फंक्शन गया है, उसके बाद में होता क्या है, आप गांव से आते नहीं है जहां पे आपकी कोचिंग होती है, तो ऐसे में क्या होता है, क्लास में बच्चों की संख्या को देख करके बहुत बार छुट्टी कर दी जाती है कि हाँ चलो ठीक है आज बच्चे बहुत कम आए हैं, तो जो डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो वापस पढ़ाना पड़ेगा, तो आज आपकी छुट्टी है। तो ठीक वैसा ही हमारी संसद में भी होता है ना, लोकसभा में भी होता है कि अगर गणपूर्ति नहीं है तो फिर काम कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। छुट्टी यहाँ पे क्या शब्द काम में लेंगे, यहाँ पे बैठक को स्थगित करना, ठीक है। तो अगर 10वां हिस्सा ही प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो बैठक क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। बहुत बार आपकी क्लास भी तो स्थगित होती है, तो ठीक वैसे ये भी क्लासरूम है। अध्यक्ष पहली बार में कभी भी मत नहीं देता, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर बराबरी की स्थिति आ जाए, और ऐसा हुआ भी था, जब हम प्रधानमंत्रियों वाली क्लास डिस्कस करेंगे ना, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, तब हम इस बात को डिटेल में जानेंगे। और शायद ये किस्सा आपने कभी सुना भी होगा कि किस तरह से एक वोट से, एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और सरकार गिर गई थी। तो अध्यक्ष के पास कितनी बड़ी पावर है, कितनी पावरफुल ये पोस्ट है, इस बात का पता हमें उसी किस्से से चलता है। तो अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन अगर बराबरी की स्थिति आ जाए तो अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है, और इससे क्या होता है, रिजल्ट निकल के आ जाता है। और रिजल्ट यानी अध्यक्ष ने जिधर वोट दिया, जिस साइड वोट किया वही साइड जीत जाती है। तो अध्यक्ष के पास ये पावर है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है, जिसका उद्देश्य, कौन सा मत, अध्यक्ष के वोट को, अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत या कास्टिंग वोट इसको कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कास्टिंग वोट का, गतिरोध को समाप्त करना। जो उद्देश्य ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक के लिए लागू हो रहा था, वही यहाँ पे कि भी गतिरोध समाप्त हो, इसलिए वो निर्णायक मत कौन देता है, अध्यक्ष दे देता है। कब देता है, जब वोट बिल्कुल बराबर हो चुके हो तब देता है।
अध्यक्ष किसी विधेयक के धन विधेयक, देखिए आर्टिकल 110 का क्लोज 3 ये बात कहता है कि कोई विधेयक, अगर प्रश्न उठता है, अगर क्वेश्चन आता है कि ये मनी बिल है या नहीं, ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ऐसे में जो निर्णय होगा वो किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का होगा, हमारे स्पीकर का होगा, और वो अंतिम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय, इस पे अंतिम निर्णय कौन देता है? इस पे लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जो है वो निर्णय देता है। तो अध्यक्ष बताता है किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला जो है वो डिसीजन कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है, और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। हर एक लाइन और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड्स में ही पॉलिटिकल साइंस में आपको उलझाया ही जाता है। अगर आपने कॉमन सेंस लगाया तो वो क्वेश्चन बहुत बार संभावना बनती है कि गलत हो जाए, है ना। तो आपको पता होने चाहिए, प्रोविजंस, प्रावधान आपको पता होने चाहिए। अब देखिए 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पे उत्पन्न होने वाला लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता, कि दल बदल के आधार पे अगर किसी सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को अयोग्य ठहराना है, तो ये अधिकार भी किसके पास है? अध्यक्ष के पास। इस प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। लेकिन देखिए हमारे भारत में क्या व्यवस्था है? हमारे भारत में ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है आमतौर पे वही अपना अध्यक्ष, अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य को अपना अध्यक्ष बनाती है। तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि जो अध्यक्ष है वो अपनी ही पार्टी, जिस दल से वो चुनकर आया है, उसी की तरफ थोड़ा झुकाव रखे? इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि आप बताएंगे कमेंट में कौन सा वो देश है जिसमें अध्यक्ष जो है वो रूलिंग पार्टी का नहीं होता, यानी उसको अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देनी होती है। जैसे ही वो स्पीकर बनता है, जैसे ही वो अध्यक्ष बनता है, वैसे ही उसे सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपनी जो पार्टी की सदस्यता थी, जो मेंबर बना हुआ था वो जिस पार्टी का, उसको छोड़ना होता है। यानी अब वो निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो पिछली लोकसभा थी जिसमें ओम बिरला अध्यक्ष स्पीकर थे, वो जिस पार्टी से थे उसी से बने हुए थे, उसी पार्टी से फिर चुनाव लड़ रहे थे। इसका मतलब सदस्यता तो नहीं छोड़ी थी। तो हमारे देश में सदस्यता नहीं छोड़ी जाती है ना। वो जिस पार्टी से है उसी पार्टी के सदस्य बने रहते हैं। तो पूरी संभावना रहती है ना कि भाई व्यक्ति जितना भी निष्पक्ष होने की कोशिश कर ले, जिस पार्टी का सदस्य उधर तो पलड़ा झुक ही सकता है। तो ऐसे में अगर पार्टी के सदस्य होने के नाते अध्यक्ष ने अपना पलड़ा झुका लिया और विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को या दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया, जो सदस्य को अयोग्य ठहराया, हो सकता है वो निर्णय गलत हो, तो क्या ऐसे में उस सांसद के पास, उस लोकसभा के सदस्य के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? जब हम सभी के पास न्यायालय जाने का अधिकार है, तो यहाँ पे ऐसा अधिकार हमारे सांसदों को भी दिया है कि अगर ऐसा निर्णय, यहाँ पे निर्णय किसने ले लिया? अध्यक्ष ने ले लिया। अध्यक्ष ही लेता ही है। दल बदल के आधार पे कोई सांसद अयोग्य, कोई लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या नहीं है, इस बात पे निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। मान लीजिए निर्णय गलत ले लिया गया, मान लीजिए वो निर्णय निष्पक्ष नहीं था, तो ऐसे में उस सदस्य के पास ये अधिकार होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जा सके, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि इस संबंध में, कौन सा संबंध? जो दल बदल के आधार पर अयोग्य निर्धारित करता है अध्यक्ष, इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और न्यायालय में चुनौती देने का मतलब है कि वो सदस्य सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम बार बार क्या कह रहे हैं? धन विधेयक के मामले में अंतिम निर्णय कौन ले रहा है? अध्यक्ष ले रहे हैं। अगर हम बात करें सदन के भीतर की, तो निर्णय कौन ले रहे हैं? अंतिम व्याख्याकार कौन है? हमारा अध्यक्ष है, हमारे स्पीकर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप ये अंदाजा, ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि दल बदल के आधार पे जो अधिकार दिया गया, जो शक्ति, जो पावर दी गई अध्यक्ष को, वो भी निर्णय अंतिम हो। तो वो निर्णय अंतिम नहीं है, न्यायालय जाया जा सकता है। न्यायालय में उस जो लिया गया निर्णय है उस पे फिर से उसको चुनौती दी जा सकती है, उस निर्णय को, उस डिसीजन को। अध्यक्ष जो है वो भारतीय संसद समूह है। यहाँ पे ये क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीजी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, उसका पदेन अध्यक्ष होता है, उसके रूप में कार्य करता है। और ये समूह क्या करता है? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये हमारी संसद और विश्व की संसद के बीच में कड़ी का काम करता है। अध्यक्ष जो है वो देश में जितने भी विधायी निकाय हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी हमारी विधानसभा के अंदर, हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? तो सबसे पहली सिमिलरिटी ये है कि राज्यों में जो विधानसभा है और जो केंद्र में लोकसभा है, इसमें जो सदस्य पहुंचते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनकर भेजे जाते हैं, है ना। तो विधानसभा में भी क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में भी क्या है? पीठासीन अधिकारी हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। तो वहां के जो अधिकारी हैं उनके सम्मेलन के अंदर, क्योंकि
अब विधानसभा का अध्यक्ष है और लोकसभा का अध्यक्ष है, तो इतना तो कॉमन सेंस अब आपका लग सकता है कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ पे जो दर्जा है वो उच्च का किसको मिल सकता है, अध्यक्ष को मिलता भी है। तो अध्यक्ष जो है वो देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। लोकसभा की सभी समितियों के, लोकसभा की बात हो रही है, संसद की समितियों की बात नहीं हो रही, इसीलिए शब्दों पे गौर करना है आपको, है ना। पॉलिटी का मतलब ही यही है, अगर आपने शब्दों पे गौर करना सीख लिया है तो इसका मतलब यानी आपका ध्यान उन शब्दों पे प्रॉपर मैनर में जा रहा है, इसका मतलब आप लैंग्वेज में नहीं उलझेंगे कभी भी। तो लोकसभा की सभी समितियों के सभापति नियुक्त करता है और अध्यक्ष स्वयं 3 कमेटी का स्वयं ऑटोमेटिक, यानी अध्यक्ष होने के नाते मेंबर वहां का अध्यक्ष होता ही होता है। कहां का, कार्य सलाहकार समिति का, सामान्य परियोजन समिति का और नियम समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इन 3 कमेटियों का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। और बाकियों का ये क्या करता है, नियुक्त करता है उनको। अध्यक्ष को लोकसभा के कार्यकाल से पहले, अब ये बात आर्टिकल 94 में दी गई है, क्या बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस तरह से उनका पद खाली हो सकता है। तो अध्यक्ष को लोकसभा के कार्यकाल से पहले अपना पद खाली करना पड़ सकता है। कब, पहली बात तो है कि जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी लोकसभा का अध्यक्ष बनने की, कि वो लोकसभा का सदस्य हो। तो अगर कोई अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिक पद खाली हो जाएगा। तो अगर लोकसभा का वह सदस्य नहीं रहता तो ये पद खाली हो जाएगा। कहाँ मेंशन किया गया है, हमारे संविधान में आर्टिकल 94 अनुच्छेद 94 में ये बात बताई गई है। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन है, वो लिख कर दे दे, साइन करके दे दे, तब भी इस्तीफा दे दिया तो पद खाली हो गया। तीसरा क्या है, यदि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटा दें तब भी वो पद खाली हो जाएगा। लेकिन ऐसे संकल्प को, ऐसे प्रस्ताव को, ऐसे प्रपोजल को लाने से पहले 14 डेज, 14 दिन पहले ये सूचना जो है वो अध्यक्ष को देनी होती है। और ठीक यही टर्म कंडीशन उपाध्यक्ष पे लागू होती है। उपाध्यक्ष कब उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, वो डिप्टी चेयरमैन नहीं रहेगा। अगर उस उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दिया है तब भी वो नहीं रहेगा। और अगर इस तरह के बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दिया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा तब भी वो नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। और तब भी उपाध्यक्ष को भी 14 दिन पहले सूचना देनी होती है कि हम आपके खिलाफ इस तरह का संकल्प लेकर आ रहे हैं लोकसभा में, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आर्टिकल 94 में बताया गया है कि इनकी सीट वैकेंट कैसे होगी, खाली कैसे होगी, इनको पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इस्तीफा जो है वो उपाध्यक्ष तो हमेशा अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है। कहीं आप ये सोच लो कि अध्यक्ष है तो वो तो अपने से ऊपर की पोस्ट क्या दिखाएं, क्या बताएं, राष्ट्रपति को इस्तीफा देता होगा, नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा दे देता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष का पद खाली होता है, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को बनाया इसलिए गया है ना, ताकि वो तुरंत अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सके। ये पोस्ट, ये पद खाली तो नहीं रख सकते हम, अदरवाइज लोकसभा की कार्यवाहियां ही नहीं आगे बढ़ेंगी, काम ही कैसे करेगी लोकसभा, तो ये पद खाली तो नहीं रह सकता। तो उपाध्यक्ष हमने डिप्टी स्पीकर बनाया इसलिए ना कि अध्यक्ष जैसे ही बाई चांस अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट भी तो रह सकता है। देखिए, आपको 2 बातों में अंतर समझना होगा। एक, हम क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति एब्सेंट है, कोई व्यक्ति अनुपस्थित है। जैसे आप क्लासरूम से बहुत बार एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसका मतलब आपने स्कूल में पढ़ना तो नहीं छोड़ा था, आपने किसी कोचिंग में, अपनी कॉलेज में पढ़ना तो नहीं छोड़ा था, आप केवल एब्सेंट थे, यानी आप बीमार थे, कोई काम हो गया। क्योंकि हम सभी मानव हैं, हमारे बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जिसके चलते हम अनुपस्थित हो जाएं हमारे काम के अंदर, हमारे कार्यों को करने में। तो ऐसे ही लोकसभा स्पीकर भी अनुपस्थित हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, बीमार हो गए, कोई ऐसा कारण हो गया। तो ठीक वैसे ही अब एब्सेंट एक अलग चीज होती है, पद रिक्त होना, यानी आपने स्कूल पास आउट कर लिया, अब आपकी वो सीट है वो खाली हो चुकी है स्कूल में, अब आप वापस नहीं जाएंगे। तो एब्सेंट होने में और सीट वैकेंट, पद रिक्त होने में अंतर होता है ना। इस अंतर को आप समझ गए ना, क्या अंतर होता है। एक होता है अनुपस्थित होना, एक होता है पद खाली हो जाना, पद रिक्त हो जाना, ठीक है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह, हाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन है, ऐसे में ये बात आर्टिकल 96 में बताई गई है। आर्टिकल 96 क्या कहता है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह बैठक में उपस्थित हो सकता है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद से ही तो हटाने का काम चल रहा है ना। तो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, अगर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध ऐसा संकल्प लाया जा चुका है कि उनको हटाना चाह रही है, लोकसभा के सदस्य उसको हटाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में वो उपस्थित रह सकता है बैठकों में, कार्यवाहियों में भाग भी ले सकता है, प्रथमतः अपना मत भी दे सकता है, लेकिन डिसाइडिंग वोट, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत नहीं दे सकता। और क्योंकि वो पीठासीन
अधिकारी नहीं होता है उस समय के अंदर, यानी अध्यक्ष नहीं होता है वो लोकसभा का, वो एज ए लोकसभा का सदस्य ही होता है वहां पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कहीं आपको लगे कि वो उपस्थित भी नहीं हो सकता, वो वोट भी नहीं डाल सकता। हाँ, वो निर्णायक मत नहीं डाल सकता है, वो उस बैठक की, उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है जब ऐसा संकल्प लाया जा चुका हो कि उसको हटाने का प्रस्ताव ही लाया जा चुका है और तब भी वो अध्यक्षता कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष, देखिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके दिमाग में कि इनके वेतन भत्ते कहाँ लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 97 बात करता है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, आर्टिकल 97, देखिए आर्टिकल 93 है, 94 है, 95 है। 95 बताता है कि किस तरह से उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पे उसको किस तरह की शक्तियां मिल जाती हैं, डिप्टी चेयरमैन को, ये बात बताता है। तो आर्टिकल 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, 97 है, ये किसको बता रहे हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ये सारे अनुच्छेद। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं या फिर आप देखते हैं वनडे एग्जाम के या स्टेट पीएससी के, तो जनरली आपको आर्टिकल 1 से 50 या 1 से 51 तक में जो है वो आपको सीधे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, लेकिन जनरली ये जो अनुच्छेद हैं यहां से आपको आर्टिकल देकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? लैंग्वेज बेस्ड, आपको लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की जाएगी कि आपकी ये बातें, ये जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो फंडा क्लियर है या नहीं है आपका, है ना। तो जनरली यहां से आर्टिकल से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन क्योंकि 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और लोकसभा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपके जहन में रहने चाहिए। तो आर्टिकल 93 क्या कहता है हमने देखा, 94 क्या कहता है, 95 क्या कहता है, 96 क्या कहता है ये भी हमने देखा। आर्टिकल 97 बात करता है वेतन भत्तों की। तो वेतन भत्ते जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कहां पे बताए गए हैं? दूसरी अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में हमारे वेतन भत्ते बताए गए हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी कहां पे हैं? दूसरी अनुसूची के अंदर। लोकसभा का उपाध्यक्ष, देखिए उपाध्यक्ष की बहुत सारी बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बस रीड करना है हमें। उपाध्यक्ष भी कौन होता है? संसद के, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। कहां लिखा गया है? आर्टिकल 93 कहता है कि तुरंत, यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद, लोकसभा के सदस्य अपने में से चुन लेंगे। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि अब रिकॉल हो जाना चाहिए। अध्यक्ष, स्पीकर के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं और यहाँ पे उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित कर रहा है? अध्यक्ष, स्पीकर कर रहे हैं। 10वीं लोकसभा तक, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आके मामला उलझा था कि ये न्यूज जो है वो कंटिन्यूअस आपके लिए करंट न्यूज बनी हुई थी। कैसे? 10वीं लोकसभा तक यानी 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और ये 10वीं लोकसभा थी। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो हैं वो सत्ताधारी दल, यानी कांग्रेस ने अगर अपनी सरकार बनाई है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, रूलिंग पार्टी है, तो कांग्रेस के ही सदस्य जो लोकसभा में पहुंचते थे चुन करके, वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते थे। सिंपल उदाहरण के तौर पे हम समझ रहे हैं ना, उदाहरण के थ्रू, तो यहाँ पे वही बन जाते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 96 में आम चुनाव हुए, लोकसभा का गठन हुआ, 11वीं लोकसभा बनी, चली मात्र 2 साल, 2 साल चली और 3 प्रधानमंत्रियों के काम को देख लिया, यानी 3 प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ईयर्स थे कि ऐसा क्यों भारत की राजनीति में हो रहा था, क्यों कोई एक पार्टी जो है वो गठबंधन के थ्रू भी सरकार नहीं चला पा रही थी, क्यों प्रधानमंत्री पे प्रधानमंत्री बदल रहे थे, ऐसा क्या चल रहा था हमारे देश में, इतनी उथल पुथल राजनीति में आखिर हो क्यों रही थी। तो जानेंगे वो हम प्रधानमंत्री वाली बात पढ़ते समय कि लिस्ट हम प्रधानमंत्रियों की, प्राइम मिनिस्टर की डिस्कस करेंगे इंडिया के, तब हम जानेंगे वो वाली बात, है ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि जब 11वीं लोकसभा का गठन हुआ तो ये आम सहमति बन गई, क्या कि भाई उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल से बना लेना चाहिए। तो ये आम सहमति थी। 11वीं लोकसभा के बाद से यह सहमति बनी कि अध्यक्ष का पद तो सत्ता पक्ष के पास ही रहने दो। अध्यक्ष तो कौन होगा? रूलिंग पार्टी जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है उसी दल का सदस्य जो है वो बन जाएगा अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कौन होगा? भाई विपक्ष में तो रूलिंग पार्टी के अलावा जितने भी पार्टी सदस्य पहुंचे हैं लगभग विपक्ष में ही हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का मतलब है जो एक्चुअल में विपक्ष माना जाएगा वो जिसके पास 1/10
सीट जीत करके लोकसभा में आया हो, वही पार्टी है ना, तो मुख्य विपक्षी दल को दे दिया जाएगा उपाध्यक्ष का पद। ये आम सहमति बन गई सारे दलों के बीच में, तो ठीक है, चल रहा था ऐसा मामला। लेकिन इस बार क्या चल रहा था कि भाई अगर उपाध्यक्ष विपक्षी दल का नहीं बनाया एनडीए ने, तो इंडिया जो गठबंधन है, आप जान ही पा रहे हैं क्योंकि खूब न्यूज आपने देख ही ली है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप एनडीए और इंडिया इन दोनों गठबंधन के बारे में तो एक रफ आइडिया आपको है ही है कि ये दोनों क्या गठबंधन है ना, कहां पे बीजेपी डोमिनेंस में है और कहां पे कांग्रेस। खैर, हम बात करें कि इंडिया और एनडीए, इन दोनों में एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, रूलिंग पार्टी कौन है, एनडीए है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, फिर से मोदी जी हैं। अब यहाँ पे इंडिया गठबंधन का कहना था कि उपाध्यक्ष जो है, डिप्टी स्पीकर जो है वो हमारा होना चाहिए। अब आपको ये देखना है न्यूज में कि कौन स्पीकर बनता है और कौन डिप्टी स्पीकर बनता है ना, क्योंकि डेट डिसाइड हो चुकी है। किसने की है? अध्यक्ष को चुनने की तिथि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो डेट राष्ट्रपति ने, हमारे प्रेसिडेंट ने क्या डिसाइड की है, कौन सी तारीख निश्चित की है कि अध्यक्ष का चुनाव होना है। और इसी बात को लेकर के थोड़ी सी उथल पुथल चल रही थी, करंट न्यूज में ये मसला बना हुआ था कि आखिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को लेकर इतनी खींचातान क्यों चल रही है, आखिर क्या है ये पोस्ट, क्या पावर होती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास में। विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है वो चाह रहा था कि जो उपाध्यक्ष है, जो डिप्टी स्पीकर है, वो हमारा व्यक्ति होना चाहिए, और रूलिंग पार्टी शायद इस बात को मान नहीं रही थी, तो इसी वजह से। खैर, हमारे लिए करंट न्यूज जो है, क्या उथल पुथल चल रही थी, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पद हैं क्या, किस तरह से इनको चुना जाता है, क्या अधिकार है इनके पास, कितना कार्यकाल है इनके पास, इनको हटाए जाने की क्या प्रोसेस है, इनके वेतन कहां से दिए जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पोस्ट को, इस पद को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को डिस्कस किया है। कार्यकाल अगर हम देखें उपाध्यक्ष का, कार्यकाल और पद मुक्ति, तो ठीक वही बातें जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ध्यान इतना ही रखना था, और कहां पे दिया गया? आर्टिकल 94 में दिया गया है कि उपाध्यक्ष 3 मामलों में अपना पद खाली कर देता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, अगर वो अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दे, या फिर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटा दिया जाए। लेकिन संकल्प पारित करने से 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। सेम वही बात लिखी गई है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, मैं फिर से दोहरा दूं ताकि आपको याद ही हो जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटने में या इनको हटाए जाने की प्रोसेस में एक ही डिफरेंस है, क्या इस्तीफा जो है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, यही है ना। और आर्टिकल ये 94 है। उपाध्यक्ष सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसके रूप में कार्य करता है, इसीलिए इस पोस्ट को बनाया ही गया है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। दोनों बातें समझ पा रहे हैं? अनुपस्थित जब अध्यक्ष है तब उसका पद संभालता है, जब पद रिक्त है तब उसका कर्तव्यों का पालन करता है। वह दोनों ही मामलों में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष के पद के नीचे उपाध्यक्ष का पद है क्या, या उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के यानी स्पीकर के अधीन है क्या ये पद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा का एक सदस्य है, वो उपाध्यक्ष के पद पे बैठा है, ये पद कहीं से कहीं तक अधीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब कभी अध्यक्ष या तो चेयर जो स्पीकर है, स्पीकर या तो एब्सेंट है या फिर उसका पद खाली हो चुका है, पद रिक्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष को वो सारी पावर मिल जाती हैं, वो सारी शक्तियां मिल जाती हैं। वो ठीक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन ठीक उसी तरह से करता है जैसे अध्यक्ष करता है। वह दोनों ही मामलों में अध्यक्ष की सभी शक्तियों को, सारी पावर को एक्सरसाइज करता है, सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो वह संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सीटिंग जिसको राष्ट्रपति ने बुलवाया था ताकि लोकसभा और राज्यसभा का गतिरोध समाप्त हो सके, उस ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगर स्पीकर अनुपस्थित है तब फिर कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तब वह मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत डाल सकता है, क्योंकि हमने सेंटेंस क्या पढ़ा है, उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में काम करता है तो वो सारी की सारी पावर को एक्सरसाइज करता है। और कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का विशेषाधिकार किसके पास था? अध्यक्ष के पास था। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन चुका है, उसके कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो ऐसे में कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का अधिकार किसके पास है? उपाध्यक्ष के पास है। उपाध्यक्ष को जब भी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। उपाध्यक्ष सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। कहीं आप सोचें कि उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के अधीन होता है, ऐसा नहीं है। वो अपने सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर की, क्योंकि यूपीएससी ने अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो यहाँ पे ये पद है क्या आखिर? बहुत छोटा सा काम होता है इनका। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या है,
जब लोकसभा का, अच्छा प्रोटेम स्पीकर जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। जब लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है। अब इस बात के अंदर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पद खाली कब किया? जब 18वीं लोकसभा की पहली बैठक होनी थी उससे ठीक पहले अपना पद खाली कर दिया, यही बात लिखी गई है। तो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करते हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ? तो देखिए इनका काम क्या है, उसी से समझ जाएंगे कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करते हैं। सामान्यतः इस पद पे किस व्यक्ति को बैठाया जाता है प्रोटेम स्पीकर पे? तो जो लोकसभा में सदस्य पहुंचे हैं ना, चुन करके 543 सदस्य पहुंचे हैं, उनमें जो वरिष्ठतम सदस्य है, और वरिष्ठतम कैसे? उम्र के अंदर, क्योंकि मान लिया जाता है जो उम्र में, जो एज में वरिष्ठतम है वो अनुभवों के अंदर, एक्सपीरियंसेस में भी वरिष्ठतम होंगे। तो देखिए सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। कौन सा वरिष्ठ सदस्य? लोकसभा में जो चुनकर पहुंचे हैं उनमें से जो वरिष्ठतम सदस्य है, जो वरिष्ठ है, उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलवाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई अब तुम ये काम करो। प्रोटेम स्पीकर को कहते हैं कि भाई तुम जाओ और लोकसभा में ये जितने सदस्य आए हैं ना चुन करके, इन सबको शपथ दिलवा दो। तो ये काम प्रोटेम स्पीकर का रहता है, ठीक है। और जैसे ही शपथ दिलवाई और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या काम करते हैं? जो चुनकर आए लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, और इसके अलावा अध्यक्ष के बनने तक की जो प्रोसेस है वहां तक वो ये लोकसभा को संचालित करते हैं। यानी अध्यक्ष के पद के चुनाव में पूरी तरह से इनको सपोर्ट करते हैं कि भी ऐसे हमें चुनाव करना है, राष्ट्रपति ने ये डेट दे दी है, मैं प्रोटेम स्पीकर बना हुआ हूं। जैसे ही अध्यक्ष बनता है, जैसे ही स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है, निर्वाचित, नियुक्त नहीं निर्वाचित, वोट डाल रहे हैं ना सदस्य, लोकसभा में पहुंचकर वोट डाल रहे हैं ये जो सांसद हैं, तो यहाँ पे निर्वाचित कर दिया जाता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म है। यानी राष्ट्रपति ने अपनी एक जिम्मेवारी पकड़ा दी है, किसको? प्रोटेम स्पीकर को। कौन सी जिम्मेवारी? शपथ दिलवाने वाली। और हालांकि आपने ये देखा होगा, अब आप पूछ सकते हैं ना कि अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह चल तो रहा था, हमने देखा था, न्यूज में भी देखा था, अखबार में भी आ रहा था, और हमने यूट्यूब पे भी देख लिए कुछ वीडियोस कि भाई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो वो क्या था? जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवा देते हैं, विभाग उनको बाद में मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने शपथ दिलवा दी। लेकिन जो 543 सदस्य हैं उनमें से मिनिस्टर्स को हटा के बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं उनको भी तो शपथ दिलवानी है ना, ओथ तो वो भी लेंगे ना, तो वो ओथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर का रहता है। वह यानी प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उनके पास अध्यक्ष की सारी शक्तियां भी होती हैं। प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना। और जैसे ही अध्यक्ष बने, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, निर्वाचित हुए अध्यक्ष स्पीकर, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त। जब सदन के द्वारा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। और ऐसा इसका काम रहता है प्रोटेम स्पीकर के पद का। सामान्यतः वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति दिलवा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम क्या है? बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाना। तो ये तीन पद हमने डिस्कस कर लिए, प्रोटेम स्पीकर का, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। तीनों के प्रावधान आई होप आपके क्लियर हो चुके हैं। आप किसी तरह की लैंग्वेज में अब नहीं उलझोगे, और क्योंकि रिसेंट में ये मुद्दा बना हुआ था तो पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और आप अब क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। आई होप ये सेशन आज का आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।